प्रज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला, एक ऐसा शो जिसमें बात होती है आपकी सेहत की, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उससे जुड़े समाधान की। और इसी कड़ी में विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है चिरायू कैंसर हॉस्पिटल, जहां हम बात करने वाले हैं आज ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिकेत गोयनका से, जिनसे हम कैंसर के बारे में हर सवाल के जवाब जानेंगे इसके कारण, इसके लक्षण और इसके उपचार के बारे में। तो आइए चलते हैं और डॉक्टर अनिकेत से बातचीत करते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान उनसे जानते हैं। चलिए। कैंसर, जिसे किसी समय दुर्लभ बीमारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन आजकल ये बहुत ही सामान्य बीमारी है। आपको बता दें कि 2 दशक में दुनिया भर में कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये ऐसी बीमारी है जिससे हमारे शरीर का कोई भी अंग छूता नहीं है, चाहे ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर, ये अब सब आम हो चुके हैं। ऐसे में कैंसर पर ही बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिकेत गोयनका जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अनिकेत जी, कैंसर अभी जैसा कि मैंने बताया कि पहले एक दुर्लभ बीमारी होती थी, लेकिन अब ये बहुत ही आम बीमारी है और ज़्यादातर लोगों को हम देख रहे हैं कि कैंसर किसी न किसी फॉर्म में निकल जा रहा है। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कैंसर है क्या और ये जानलेवा कैसे बन जाता है? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में लगभग 14 लाख नए केसेस कैंसर के हर साल देखने को मिलते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। हमारी कोशिकाओं का, खून के अंदर या हमारी ब्लड सेल्स का, कणों का अननेसेसरी अनवांटेड ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस बात में बहुत सच्चाई है। ICMR की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हर 9 में से 1 भारतीय को कैंसर होने वाला है। मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि हर 9 भारतीयों में से 1 भारतीय को कैंसर होगा। ये ICMR की स्टडी है। ये जानलेवा कैसे हो जाती है? क्योंकि कैंसर के स्टेजेस होते हैं, अगर पहले स्टेज में पता चल जाए तो क्योर किया जा सकता है। क्या 4th स्टेज में किसी को कैंसर का पता लग रहा है तो वहाँ भी उसे इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है? कैंसर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आमतौर पे कैंसर यदि एक जगह से शुरू होता है और उसी जगह पे है तो उसे पहली स्टेज कहते हैं। दूसरी और तीसरी स्टेज में कैंसर आसपास के एरियाज़ में बढ़ जाता है। मान लीजिए यदि लंग्स का कैंसर है और लंग के किसी एक ही जगह पे वो कैंसर रिस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है, तो वो पहली स्टेज का है। वो लंग्स के आसपास और फैला हुआ है तो वो दूसरी या तीसरी स्टेज का है। लेकिन अगर वो कैंसर लंग से निकल के मान लीजिए बोन में जा चुका है या दूर शरीर के दूसरे अंगों में जा चुका है तो उसे चौथी स्टेज का कैंसर कहते हैं। जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही किया कि पहली स्टेज का कैंसर में इलाज और क्योर, मतलब बीमारी पूरी तरीके से ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। आमतौर पे ये 80-90% से ज़्यादा पेशेंट्स इस पहली स्टेज के कैंसर के एकदम ठीक हो जाते हैं और वही आंकड़ा चौथी स्टेज के लिए कम हो जाता है। तो चौथी स्टेज का कैंसर भी, उसका इलाज तो डेफिनेटली होता ही है, पर ठीक होने की संभावनाएं, पूरी तरीके से ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ना हमारा लक्ष्य है। अच्छा, मुख्य कारण की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोगों में अभी के समय में इतने ज़्यादा कैंसर जो है वो देखने को मिल रहा है? एक कारण है पोल्यूशन, दूसरा कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, खाने पीने में जंक फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पहले के ज़माने में एक वक्त पे ये माना जाता था कि मोटापा जो है वो अमीरों की बीमारी है या उन लोगों की बीमारी है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज आप देखेंगे कि मोटापा एक अर्बन लाइफस्टाइल का फिनोमिना हो चुका है, जहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत अमीर लोग ही मोटे हैं, जबकि आप देखेंगे कि जो बहुत अमीर नहीं है वो भी मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत मेजर कारण है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है एडिक्शन, नशा। आप देखेंगे कि तंबाकू का सेवन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और बचपन से है। बहुत कम आयु से बच्चे और टीनेजर्स तंबाकू और एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। लाइफस्टाइल की बात की आपने, हमारी जीवन शैली कैसी है, तो अभी जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं इससे क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कैंसर और ज़्यादा लोगों में फैल सकता है? और क्या लाइफस्टाइल को बदल के अगर हम कुछ चेंजेस कर लें अपनी लाइफस्टाइल में तो क्या इसके बचा जा सकता है?
जी हाँ, हम सबको वो जीवन शैली को अपनाना चाहिए जिससे कैंसर से बचा जा सके। जिसे हम लोग कहते हैं कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफ़स्टाइल, जहाँ पे हम हेल्दी खाना खाएं। खाने में जो आपके कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्दी रहती हैं। वेजिटेरियन फूड को बेटर कंसिडर किया जाता है, फाइबर रिच फूड को बेटर कंसिडर किया जाता है। मीट का सेवन किया जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमें खाना एक नियमित अनुसार खाना चाहिए, वक्त पे खाना चाहिए। और साथ में एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लेना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो कैंसर से दूर रहने के लिए ज़्यादा चांसेस में रहते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए तो उसकी बॉडी में वो कैंसर फैलता कैसे है, बढ़ता कैसे है, और अलग अलग जिस स्टेजेस की आपने जिन स्टेजेस की बात की है वहाँ तक कैसे पहुँचता है? कैंसर शरीर के किसी अंग में भी हो सकता है। शरीर के हर अंग का कैंसर देखा गया है। वो जब शुरुआत करता है तो एक छोटी गुठली के रूप में बढ़ता है, और जब वो धीरे धीरे करके बढ़ता है तो वो पहले आसपास के ऑर्गन्स, आसपास के टिश्यूज़, आसपास के बॉडी में बढ़ता है। पहले मान लीजिए यदि कोई कैंसर 1 सेंटीमीटर का है तो पहले वो धीरे धीरे करके साइज़ में बढ़ता है, और उसके बाद वो खून के रास्ते या फिर लिम्फेटिक्स के रास्ते शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। तो कैंसर ना ही जिस जगह से शुरू होता है उससे पूरे बॉडी में फैल सकता है, खून की नली के रास्ते। अच्छा, और अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, जैसे कि हम बात करें कोई भी बॉडी पार्ट हमारा ऐसा नहीं है जो कैंसर से अछूता है। तो ये अलग अलग तरह के जो कैंसर होते हैं, क्या इसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं? जी हाँ, कैंसर के लक्षणों को यदि हम जल्दी पहचान लें तो हम कैंसर से बच सकते हैं या कैंसर को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी गांठ, कोई भी गुठली यदि महसूस होती है शरीर में कहीं पे भी, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अगर किसी का वज़न कम हुआ है बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी कारणवश, तो हमें कैंसर के लिए सतर्कता रखनी चाहिए, हमें उसके लिए परामर्श लेना चाहिए। यदि किसी भी जगह से खून निकलता है, मान लीजिए मुंह से, नाक से, लेटरिन के रास्ते, पेशाब में, कहीं से भी खून निकलता है, खून का रिसाव होता है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कैंसर के लिए। यदि कोई नया सिम्टम आता है, जैसे मान लीजिए लंबे समय की खांसी, लंबे समय का 2 हफ्ते 3 हफ्ते की खांसी, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का सर दर्द, तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और हमें इसके लिए सतर्कता करनी चाहिए। और किसी को कब्ज़ियत की शिकायत होना शुरू हो जाए जो कि आम दिनचर्या में उसको नहीं होती थी, तो फिर वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। मतलब हम जितने ज़्यादा अवेयर होंगे उतने ज़्यादा हम एक्टिव होंगे और हमें पता चल पाएगा उतनी जल्दी कि कैंसर है। अच्छा, आपने गांठ की बात की कि शरीर में कहीं भी गांठ बन रहा है तो आप एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं, लेकिन ज़रूरी है क्या कि शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ है तो वो कैंसर ही हो, और अगर कैंसर नहीं है तो उसका इलाज कैसे करवाना चाहिए? हर गांठ या गुठली कैंसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोगों को ऐसी गुठलियाँ, ऐसी गांठ भी होती हैं जो कि कैंसर का कोई प्रतीक नहीं होती। वो एक नॉर्मल गुठली होती है जिसका ऑपरेशन करके, या फिर कुछ गुठलियों को तो हम ना ऑपरेशन करते हैं ना दवाई देते हैं, जैसे लाइपोमा होता है। कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसी गांठ की बीमारियाँ होती हैं जिसमें कोई इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन ये निर्णय आपके दर्शकों को नहीं बल्कि एक डॉक्टर को लेना चाहिए, और इसलिए कोई भी गांठ हो, एक डॉक्टर के पास ज़रूर परामर्श के लिए जाना चाहिए। अच्छा, लोगों के मन में एक डर ये भी रहता है, अगर कोई गांठ है हम टेस्ट कराने जाएंगे तो वो अगर कैंसर होगा तो और जल्दी फैलेगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग डर की वजह से उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम नहीं टेस्ट कराएंगे तो वो नहीं फैलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि आप जब टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद जल्दी जल्दी बीमारी फैलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आई थिंक हम लोग जो शुतुरमुर्ग वाली कहानी सुनते हैं कि शुतुरमुर्ग जो है अपना नज़रें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि वो बच गया दुश्मन से, ये वैसी वाली बात है कि हम कैंसर के जांच कराएंगे तभी कैंसर को सही वक्त पे पकड़ पाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये कई लोगों के मन में चलता है। इसी कारण आप देखेंगे कि कई लोगों को स्तन में गुठली होती है और वो चौथी स्टेज के कैंसर में आते हैं, जबकि स्तन तो ऐसी चीज़ है कि एक औरत को या उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि गुठली है, लेकिन वो नज़रअंदाज करते रहते हैं, और उसके बाद जब चौथी स्टेज का कैंसर होता है, जब वहाँ पे छाला बन जाता है, तब आते हैं। तो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना सही नहीं है।
उसकी जांच कराना चाहिए। और ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बायोप्सी कराने से या जांच कराने से कैंसर तेज़ी से फैलता है, ये गलत है। और इसका कारण ये है कि जब भी हम जांच कराते हैं तो मरीज़ को दर्द होता है। मान लीजिए हम कोई बायोप्सी की जांच करेंगे, सुई चुभाएंगे तो मरीज़ को दर्द होगा, और जब हम ये सारी जांचें करेंगे तो मरीज़ को पता चल जाएगा कि कैंसर है। तो उससे जुड़ा हुआ जो डर है वो इन भ्रांतियों को फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण है। सवाल ये भी है, लक्षण की बात अभी हम कर रहे थे, तो जैसा कि आपने बताया कि अलग-अलग तरह के जो कैंसर होते हैं उसका लक्षण अलग-अलग होता है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर किसी को माउथ कैंसर है तो वो तो कई बार दिख जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कैंसर है जिसके सिम्पटम्स आपको सामने से नहीं दिख रहे हैं, अगर ब्लड नहीं आ रहा, आपको गठाने भी पता नहीं चल रही, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो पता चलता है सेकंड या थर्ड स्टेज का कैंसर है, तो वहाँ पर इंसान पहले से कैसे इस चीज़ को लेकर अवेयर रहे? मैंने जैसा कि आपको कहा कि कोई भी शरीर में नया सिम्टम है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कराना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभी एक महिला पेशेंट आई जो कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी और जो कि प्रेग्नेंट थी। तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनको ब्रेस्ट में गुठली हुई, उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए ब्रेस्ट में गुठली हो गई, और प्रेगनेंसी में तो हार्मोन ऊपर नीचे होते ही हैं और शायद इसलिए हो गया। उन्होंने उस गुठली को 4 से 5 महीने तक बर्दाश्त किया, देखा, इग्नोर किया, और जब वो गुठली इतनी बड़ी हो गई और कैंसर उनका शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल गया, तब वो हमारे पास आए। तो हमें कोई भी चीज़ को इग्नोर या कोई भी चीज़ पे हमें ये सोच के उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर देना है कि ये तो पार्ट ऑफ बॉडी है या ऐसा हो जाता है। अच्छा, ब्रेन कैंसर भी कई लोगों को होता है। ब्रेन कैंसर के सिम्पटम्स कैसे पता चलते हैं और वो उसके पीछे रीज़न क्या है? ब्रेन कैंसर के सिम्टम्स मिर्गी के दौरे जैसे हो सकते हैं, सर दर्द हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबे वक्त का कोई सर दर्द है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। ये सारे उसके कॉमन सिम्टम होते हैं। मिर्गी का दौरा भी आ सकता है उसमें। और क्यों होता है उसका कारण तो मल्टीफैक्टोरियल है। कई लोगों को इसलिए होता है क्योंकि कुछ उनकी स्ट्रेस की लाइफ रहती है, इन लाइफस्टाइल जो है उनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रहता, और कई कुछ कारण ऐसे होते हैं जो पोल्यूशन के कारण या फिर इस चीज़ के कारण कि उनको कोई तंबाकू का सेवन या कुछ इस तरीके के पदार्थों का सेवन करते हैं, या फिर इस कारण भी हो सकता है कि जेनेटिक कॉज हो। अच्छा, 2 कारण आपने बताया जिस पर मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ मेनली, वो है स्ट्रेस और एक जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, क्या कभी किसी को अगर चोट लग जाए और ब्लड क्लॉट हो जाए, उसको भले ही ठीक करा लिया गया हो, लेकिन क्या वो फिर कैंसर का रूप ले सकता है? कोई भी चोट, कोई भी शरीर की चोट यदि ठीक होती है तो वो नॉर्मल बॉडी कभी भी नहीं हो पाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी हमें चमड़ी में चोट लगी, कभी हम गिर गए, हमें चोट लगी, तो उसके बाद जो चमड़ी आती है वो घाव तो भर जाता है लेकिन वो हमारी नॉर्मल चमड़ी जैसी नहीं दिखती। तो उन जगहों पे जहाँ पे बार बार चोट लगती है उनका कैंसर हो सकता है। अच्छा, कोई इंसान है जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहा है, बहुत ही नॉर्मल है, तो क्या उसे टेस्ट्स कराते रहना चाहिए? क्या उसे ये चेकअप कराना चाहिए कि उसे कैंसर है या नहीं है? या फिर कोई ऐसी चीज़ उसकी बॉडी में अनयूजुअल तो नहीं हो रही है जो आने वाले दिनों में कैंसर का रूप ले सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को साल में एक बार वैसे भी अपने बॉडी के कुछ नॉर्मल टेस्ट कराने चाहिए, और साथ ही साथ कैंसर के लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइंस उपलब्ध हैं। जैसे कि हर 30 साल से ऊपर की महिला जो शादीशुदा है उसको अपना पैप स्मीयर का टेस्ट करवाना चाहिए हर 3 साल में, जिससे सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर का पता चलता है, और जल्दी पता चल जाता है या फिर ये पता चल जाता है कि आगे ना हो। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर 40 साल के ऊपर की महिला को ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी की टेस्टिंग करवानी चाहिए। जो भी पेशेंट तंबाकू खाता है, जो भी आदमी तंबाकू खाता है, उसको अपने मुंह का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी छाला है तो वो कैंसर का हो सकता है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ आपने 2 बातें कही। एक तो मुँह में अगर कोई छाला है तो कितने टाइम तक वो छाला रहे तो ऐसा हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है? और दूसरा मैं जानना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर के पीछे रीज़न क्या है? कोई भी कैंसर, यदि कोई भी छाला यदि 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो उसमें हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। जो आपका दूसरा सवाल है सर्वाइकल कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है वो महिलाओं में होता है, और इसका एक मुख्य कारण एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मुझे ये आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है
कि इसकी वैक्सीन, इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन आजकल भारत में बनने लग गई है और 14 साल से छोटी यदि आपकी घर में बेटियां हैं तो उनका वैक्सीनेशन ज़रूर से कराना चाहिए और बाद में भी कराना चाहिए। अच्छा, और भी सवाल है, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन की बात की आपने, तो क्या बाकी और जो कैंसर के लक्षण है और जो कैंसर होते हैं, क्या उसके लिए भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं, उससे ठीक किया जा सकता है? अभी कैंसर के लिए वैक्सीनेशन में कुछ लिमिटेड कैंसर्स ही हैं जिनको बचाया जा सकता है वैक्सीनेशन से, क्योंकि वैक्सीनेशन केवल उन्हीं कैंसर के लिए किया जा सकता है जो कि संक्रमण से होते हैं, जो कि किसी कीटाणु के संक्रमण से होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाते हैं। तो यदि हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, अगर इलाज की बात करें, उपचार की बात करें, तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं और चिरायु हॉस्पिटल में क्या वो टेक्निक उपलब्ध है? हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक टेक्निक चिरायु कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो कि चाहे किसी विदेश में, अमेरिका में हो या इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चिरायु कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आज की तारीख में कैंसर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास, हमारे शहर में, भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल में अवेलेबल है। न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट है हमारे पास, जिसमें हम ना ही केवल बड़े से बड़े डायग्नोस्टिक स्कैन्स करते हैं गामा कैमरा के माध्यम से या पेट सीटी स्कैन के माध्यम से, बल्कि आयोडीन थेरेपी, लुटीशियम थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़। इतनी सारी थेरेपीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी उन सारी चीज़ों को देखें, हॉस्पिटल को एक बार एक्सप्लोर हम करें। कैंसर से रिलेटेड जो भी इलाज होता है वो कैसे चिरायु हॉस्पिटल में किया जाता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, और उसके लिए डॉक्टर अनिकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अनिकेत ने जैसा बताया था कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है, तो जानेंगे इसके बारे में। तो डॉक्टर अनिकेत, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में किस तरीके से कैंसर का इलाज किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो एक्टिव की सब्सटेंसेस की माध्यम से, जैसे कि आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का नाम सुना होगा, यूरेनियम, रेडियम, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनके माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। ना ही केवल इलाज किया जाता है बल्कि डायग्नोसिस और स्टेजिंग वर्कअप भी किया जाता है, मतलब जांचें भी की जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास पेट सीटी स्कैन, गामा कैमरा, जिसमें हम रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन्स जैसे कि आयोडीन बेस्ड रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, लुटीशियम बेस्ड, एफडीजी बेस्ड रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन्स करते हैं, और साथ ही साथ रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी देते हैं जो कि टारगेटेड थेरेपी रहती है। हम वो सब करते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही स्पेसिफिक थेरेपी है जो कि मध्य प्रदेश में केवल हमारे यहाँ ही उपलब्ध है। ये थेरेपी में हम ऐसा मटेरियल देते हैं, ऐसा रेडियो न्यूक्लियाइड मटेरियल देते हैं बॉडी के अंदर, जो कि जहाँ जहाँ कैंसर सेल होता है केवल वहीं वहीं अपना रेडिएशन छोड़कर कैंसर सेल को मारता है। आइए हम आपको पेट सीटी स्कैन और आयोडीन थेरेपी का स्कैन दिखाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गामा कैमरा एंड पेट सिटी के स्कैनिंग रूम में, जहां पर हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं। तो आइए प्लीज़ हम डॉक्टर अनिकेत से जानेंगे कि किस तरह से यहां पर स्कैनिंग की जाती है, कैसे रिपोर्ट्स चेक किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि गामा कैमरा जो है वो कैसे काम करता है? गामा कैमरा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रेडिएशन को, गामा रेज को डिटेक्ट करता है, और इसका इस्तेमाल हम थायराइड कैंसर्स में आयोडीन स्कैन्स के लिए, आयोडीन थेरेपी के लिए, और डीटीपी स्कैन्स, रीनल फंक्शन, रीनल परफ्यूजन स्कैन्स के लिए, और हमारे और भी कई कैंसर्स के स्कैन्स और जांचों के लिए करते हैं। ये कैमरा रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, और यहाँ पे हमारे पास पेट सीटी स्कैन भी है जो कि कैंसर के लिए एक तौर पे कैंसर का सबसे बड़ी जांच है, जिसमें हम कैंसर का मेटाबॉलिक स्कैन करते हैं। मतलब कैंसर क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव स्कैन होता है। तो पेट सीटी स्कैन से हम वो कैंसर का मेटाबॉलिज्म, वो जो तेज़ी से बढ़ती हुई सेल्स हैं, उनको देख पाते हैं, और वो हमें पेट सीटी स्कैन के माध्यम से कैंसर एक जलते हुए लाइट बल्ब की तरह दिखाई देता है, एक जलती हुई ट्यूबलाइट की तरह दिखाई देता है। इट इज़ वेरी ब्राइट एंड वी आर एबल टू डिटेक्ट कैंसर। हम उसमें कैंसर को पकड़ पाते हैं और कोई कैंसर हमसे छूटता नहीं है। ओके, और कैंसर के लिए क्या कोई मेडिसिन भी होती है जो आमतौर पर जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें लेनी होती है? जी हाँ, कैंसर के पेशेंट्स के लिए आजकल कुछ नई दवाइयाँ भी आ गई हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, चेक पॉइंट इनिबिटर थेरेपी, या फिर एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। ऐसी कुछ नए मॉलिक्यूल्स, नई दवाइयाँ कुछ ऐसी आ गई हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को ही इस्तेमाल करके
कैंसर की तरफ डायरेक्ट कर देती है और बॉडी की इम्यूनिटी को ही का फ़ायदा उठा के उसको कैंसर को हरा देती है। ओके, आपने बताया कि चिरायू हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी के लिए मशीन भी उपलब्ध है, तो हम एक बार चलते हैं और उसको देखते हैं। तो कैंसर में न्यूक्लियर मेडिसिन की बात हो रही थी, साथ ही साथ आपने बताया कि रेडियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और यहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। लेकिन मेडिकल थेरेपी भी क्या है और कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज़ और हैं जिससे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मेडिकल थेरेपीज़ भी हैं जो कि जिससे कैंसर का इलाज होता है। एक टाइम पे आपने सुना होगा कि केवल कीमोथेरेपी से कैंसर का इलाज होता था, लेकिन आजकल मेडिकल थेरेपीज़ बहुत बदल गई हैं और बहुत बढ़ गई हैं। हमें साइंस ने नई थेरेपीज़ जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, चेक पॉइंट इनहिबिटर थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट थेरेपीज़, इस तरीके की कुछ ऐसी थेरेपीज़ ईजाद हुई हैं जो कि कैंसर को या तो टारगेट करके, मतलब कैंसर जहाँ पे है केवल वो दवाई वहीं पे जाके काम करती है, जिसे टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी या चेक पॉइंट इनहिबिटर थेरेपी जो कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स का, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का फ़ायदा उठा के उसका इस्तेमाल करके कैंसर को डायरेक्ट करती है, कैंसर की तरफ डायरेक्ट करती है और कैंसर को ख़त्म करती है। अच्छा, ज़्यादातर जब भी किसी को कैंसर होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी इज़ द ओनली ऑप्शन। अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं बाकी जो थेरेपीज़ हैं उनको लेकर इतनी जागरूकता नहीं है और कीमोथेरेपी को लेकर लोगों में एक डर भी है। लोगों को लगता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कीमोथेरेपी कैंसर की सबसे पुरानी थेरेपी है जिसका आज भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बिना आज भी कैंसर का इलाज संभव नहीं है। उससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से 30 या 40 साल पहले कैंसर की कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दवाइयों की कमी थी। हमारे पास वैसी उल्टी की दवाइयाँ नहीं थी, हमारे पास वैसी दवाइयाँ नहीं थी जिससे हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स का इलाज सही से कर पाएँ। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास उल्टी की दवाइयाँ और भी सारी साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड दवाइयाँ आज मौजूद हैं और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समाज में जो भ्रम फैला हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा, लोगों के बीच में जो खौफ है, उतना डरने वाली बात नहीं है। काइंड ऑफ फियर ऑफ कीमो है। हाँ, मतलब लोगों में आजकल मैं देखता हूँ कि कीमोथेरेपी से, बीमारी से ज़्यादा डर तो कीमोथेरेपी का है लोगों को, और जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। अच्छा, हम जब तक रेडियोथेरेपी लैब तक पहुंचते हैं तब तक एक सवाल ये भी रहेगा मेरा कि किस स्टेज में डिसाइड होता है कि कीमोथेरेपी करनी है या रेडियोथेरेपी करनी है या फिर कोई भी जो मेडिकल थेरेपी है वो करनी है? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया जा सकता, लेकिन आम तौर पे समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि पहली और दूसरी स्टेज में आम तौर पे हम अधिकतम बीमारियों में हम ऑपरेशन कराते हैं या सिकाई करवाते हैं। लेकिन ये जवाब एक ऐसा आम तौर पे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कैंसर का इलाज अलग है। तो चलिए अब हम चलते हैं रेडियोथेरेपी लैब की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से इलाज किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मेडिकल थेरेपीज़ के बारे में कैंसर को लेकर, और जिसमें डॉक्टर अनिकेत का कहना है कि रेडियोथेरेपी और या भी तमाम तरह की जो भी थेरेपीज़ होती हैं उसके बारे में जो डिसाइड है वो किया जाता है पेशेंट को देखने के बाद, उसके स्टेज को देखने के बाद, जांच करने के बाद। रेडियोथेरेपी की अगर बात करें तो वो कितना इम्पैक्टफुल है और कितना टाइम लगता है इससे किसी पेशेंट को ठीक होने में? रेडियोथेरेपी बहुत असरदार है, और रेडियोथेरेपी हम जब किसी पेशेंट को देते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि हम उस पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ऐसे कैंसर्स में ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका जो आपने समय पूछा वो वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स में 5 हफ्ते तक, कुछ पेशेंट्स में 7 हफ्ते तक इसका इलाज होता है। तो इलाज लंबा चलता है लेकिन कारगर है। और अगर सर्जरी करवाते हैं कैंसर को लेकर तो क्या सर्जरी के बाद दोबारा कैंसर हो सकता है? जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके वापस आने की संभावना हमेशा रहती है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आफ्टर ऑपरेशन के बाद या सिकाई के बाद, तो वैसे वैसे संभावना कि कैंसर वापस लौट के आए थोड़ा कम होता जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से रेडियोथेरेपी की मशीन्स जो है वो काम करती हैं और किस तरह से रेडियोथेरेपी के ज़रिए किसी कैंसर पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो यहाँ ये मशीन्स लगी हुई हैं, ये सिस्टम्स लगे हुए हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर बेसिकली आप प्रोजेक्शन पर देखते हैं कि किस तरह से ये जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। ओके। ये
ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे ऑर्गन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे सिकाई का असर नहीं होना चाहिए, और वो जगह बताई जाती है जहाँ पे सिकाई का पूरा असर होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट लेटे हुए हैं और यहाँ से सिकाई की किरणें निकलेंगी। तो ये जो मशीन है ये अब ऐसे घूम रही है और उसके बाद जो बीम है जैसा कि आपने बताया, तो ये जो पेशेंट है अभी आपके पास, उन्हें कौन सा कैंसर है? इन्हें ज़बान का कैंसर है, ओके, टंग कैंसर है इन्हें। टंग कैंसर। हाँ, और टंग कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी हो रही है। अब उसमें वो जो रेडियोथेरेपी की जो किरणें हैं वो केवल और केवल जहाँ पे कैंसर है और जहाँ पे हम उसे देना चाहते हैं वहीं पे जाएगी। यह मशीन इतनी स्पेसिफिक है, इतनी बारीक है कि कैंसर की जहाँ पे कैंसर नहीं है वहाँ पे उसकी किरणें कम से कम जाएंगी या जाएगी ही नहीं। तो ये तो हो गई रेडियोथेरेपी की बात। और देखिए रेडियोथेरेपी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इलाज और उपचार हम कह लें जो कि कैंसर के लिए है। लेकिन अब जब कैंसर की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, तो हमने देखा है कि आजकल युवाओं में, यूथ में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या किसी एडिक्शन की वजह से हो रहा है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है? इसका एक कारण और बहुत मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन, और दूसरा कारण ये भी है कि हमारे देश में अभी भी तंबाकू को लेकर जो नॉलेज होनी चाहिए, तंबाकू के दुष्प्रभाव को लेकर जो नॉलेज होनी चाहिए, वो कई लोगों तक नहीं पहुंची है। दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल। आप देखेंगे कि यूथ की लाइफस्टाइल जो है वो गांव की जो लाइफस्टाइल थी हार्ड वर्क ड्रिवन, वैसी नहीं रही है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने जब लाइफस्टाइल की बात की तो खाने पीने में किस तरह का बदलाव हमें करना चाहिए जो केसेस बढ़ रहे हैं कैंसर के वो कम हो सके? हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि साफ़ हो, जो कि हाइजीनिक हो, जो कि पौष्टिक हो। हम ऐसा खाना जो कि ख़राब तेल में बना हुआ है, एक ही तेल को बार बार उसी में समोसे तले जा रहे हैं, ऐसा खाना जो कि हमारे घर में बनता है वो सबसे अच्छा होता है। आप देखेंगे आम तौर पे जो घर में माँ और दादी खाना बनाती हैं जिसमें थोड़ा बहुत घी भी होता है तो भी वो ठीक रहता है। लेकिन जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के कारण हम देख रहे हैं कि जंक फूड की मात्रा बढ़ रही है, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। दूसरा, मीट का सेवन भी जो है वो एक लिमिट में करना चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल है। आपने शुरू में ही बताया था कि हर 9 में से 1 जो व्यक्ति है वो भारत में कैंसर का पेशेंट हो सकता है आने वाले समय में, तो इससे इंडिया में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? हर 9 में 1 भारतीय को कैंसर हो सकता है। यह इतना बड़ा नंबर है। इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर पे पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारी परिवारों पे पड़ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मैंने आपको बताया अभी कि जवान लोगों को कैंसर हो जा रहा है, तो वो परिवारों के अंदर जो कमाने वाले लोग हैं उनको कैंसर हो जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ना ही केवल परिवारों पे पड़ रहा है बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है। कई परिवार कैंसर की इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं, अपनी सोशल स्टेटस खो देते हैं। और इस बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सरकार ने आयुष्मान के माध्यम से ऐसा इलाज कैंसर जैसी प्रॉपरली कराने के लिए पूरी मुहिम छेड़ रखी है, और इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से कैंसर का पूरा इलाज मुहैया कराया है, जो कि हम कराते हैं चिरायु के। बिल्कुल, तो हमारे साथ डॉक्टर अनिकेत गोयनका थे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जिन्होंने हमें बताया कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज भी है। और जो एक भ्रांति है लोगों के मन में कि आप बाहर निकलेंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तभी आप इलाज करा सकते हैं, उस भ्रांति को भी तोड़ दिया है डॉक्टर अनिकेत गोयनका ने, जिन्होंने बताया कि भोपाल में भी हर तरह का इलाज जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है कैंसर को लेकर, और कैंसर से पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है अलग अलग थेरेपीज़ के माध्यम से। तो आज की सेहत की पाठशाला में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे हॉस्पिटल में, और किसी अन्य बीमारी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप खुश रहिए, खुद का और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।